नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वानंद आपका स्वागत करता हूं द 21st अकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 1 देखा था और दोस्तों इस वीडियो में हम भाग 2 देखने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों की जैसे कि कहानी जा रही थी कि कंपनी का जो शासन था उस पर ब्रिटिश सरकार नकेल डालने का प्रयास कर रही थी और उनका सबसे बड़ा दुस्वप्न इस बात का था कि कहीं वो ना हो जाए, कहीं उनका जो दुस्वप्न है कि क्रांति ना हो जाए। जिस तरीके से अमेरिका में क्रांति हो गई थी उस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी हो जाए। और वही दुस्वप्न उनका सन 1857 में सच हो गया जाके। आखिरकार उनको जिस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे उस वही सिचुएशन उत्पन्न हो गई और भारत में 1857 की क्रांति हो गई, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्रांतियों में मानी जाती। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को एक निर्णायक निर्णय लेना था कि अब कंपनी का शासन खत्म करने का वक्त आ चुका है। तो पहला एक्ट 1857 के बाद जब स्थिरता प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश की भारत में, तो सन 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। तो ये जो अधिनियम था ये बेसिकली भारत में शासन को अच्छा बनाने का प्रयास था। वो ये दिखाना चाह रहे थे भारतीयों को कि भाई देखो, हम बहुत बुरे आदमी नहीं, हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जो थे नहीं वो लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया। वो मशीनरी को दुरुस्त करना चाहते थे, जो खामियां कंपनी राज में हो रही थी उनको दूर करना चाहते थे। तो ये कानून का निर्माण सन 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था और इसमें भारत के शासन को अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल समाप्त कर दिया उन्होंने। भाई अब आप नहीं रह सकते, अब आप जाएं यहाँ से। और सारे क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ जो है उन्होंने ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी कि आप भाई राजा के अंडर आ गई और ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा राज स्थापित हो गया। क्योंकि ब्रिटेन में एक लंबे समय से राजशाही तो होती थी लेकिन जो सारा काम है वो पार्लियामेंट ही देखती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसको हम कहते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सीधे राज चला गया। तो इस तरीके से उन्होंने कंपनी राज को बिल्कुल समाप्त कर दिया भारत में। इस एक्ट में ब्रिटेन उस समय जब ये एक्ट आया, उस समय जब ये एक्ट लाया गया, तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया जो अभी तक सबसे लंबा राज करने वाली कोई महिला थी, अब शासिका थी। उसके बाद अब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड हो गई हैं, द्वितीय जो इस समय है। और क्वीन विक्टोरिया ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। और जो भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, जी हाँ, जो गवर्नर जनरल अभी तक होता था, भारत का गवर्नर जनरल, जैसे कि हमने पिछले एक्ट्स में पढ़ा है, उस पद को उन्होंने भारत का वायसरॉय बना दिया। पद का नाम बदल दिया कि अब गवर्नर जनरल की जगह भारत का वायसरॉय होगा। ताकि गवर्नर जनरल का एक पद रखा था लेकिन अब वो सेनापति टाइप से हो गया था। अगला क्या हुआ कि भारत में वायसरॉय ब्रिटिश ताज का प्रतीक। तो वायसरॉय कौन था कि वायसरॉय जो था वो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था, सीधा मतलब वहीं का। भाई क्वीन सीधे उनकी बातचीत वहीं से होगी डायरेक्ट। क्वीन तो ऐसा है नहीं कि भारत आके अब राज करेंगी, तो क्वीन तो इंग्लैंड में रहेंगी, तो वो अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया था उन्होंने भारत में। और इस तरीके से भारत के पहले ब्रिटिश वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसरॉय बने। अगला, इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। जी हाँ, अब भाई कंपनी राज खत्म। जब कंपनी राज खत्म तो भैया इनकी क्या जरूरत? न बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जरूरत है, न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है। तो उन्होंने कहा भैया अब आप जाइए, अब इसका कोई सिस्टम नहीं, खत्म कर दिया गया। और क्या किया गया? लेकिन
चलाने की व्यवस्था, भाई ऐसा थोड़ी ना कि वायसरॉय सीधा वहीं बैठे बैठे चलाएगा। जब उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब ब्रिटिश जो संसद है उसके अंडर में ही सब कुछ रहना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में सब कुछ रहना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी तो एक सीट होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश संसद होती थी उसमें एक पद बनाया जिसको उन्होंने सचिव, भारत का सचिव का पद बनाया। जी हाँ, भारत के सचिव का पद बनाया कि एक सचिव वहाँ बैठेगा और ये ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा होगा। जी हाँ, ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा किया और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और ये सचिव में भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति निहित थी। तो इसी को सारी शक्ति दे देगी कि भाई आप संसद में एक कैबिनेट मंत्रालय में रह के आप सारा वहाँ का, बेसिकली एक उन्होंने मंत्रालय बना दिया था। एक ब्रिटिश संसद में एक अलग एक मंत्रालय गठित कर दिया गया जो भारत के मुद्दों को देखेगा। और इस बंदे का, इस व्यक्ति का, जो भारत का सचिव होगा, इसका सीधा रिलेशन किससे होगा? वायसरॉय से होगा। सीधा रिलेशन किससे होगा? वायसरॉय से होगा। तो ये दोनों मिलकर अपनी सत्ता चलाएं भारत पर। तो भारत के सचिव की सहायता के लिए तो भाई अब अकेले थोड़ी ना भारत का सचिव सारी डिसीजन ले ले, भैया इतना बड़ा भारत है तो सारे डिसीजन थोड़ी ना ले लेगा। तो भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय वाली परिषद का गठन किया गया कि 15 सदस्य आप रख लीजिए और इनकी सहायता से, जैसे कि हमने पिछले एक्टों में पढ़ा कि भाई यहाँ जो गवर्नर जनरल होता तो उसके लिए भी विधान परिषद बना दी गई थी कि वो डिसीजन लेगा उन्हीं की सहायता से। तो उसी तरीके से एक 15 सदस्यीय वाली परिषद का गठन कर दिया गया। नवगठित परिषद एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इसी पर मुकदमा किया जा सकता। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी कि जो नई परिषद बनी थी, 15 सदस्यीय लोगों की जो ये नई परिषद बनी थी, इस पे मुकदमा भी ठोका जा सकता था। और ये जो परिषद है ये किसी पे मुकदमा भी ठोक सकती थी, ठीक है, जो कि एक डिफरेंट बात है। क्योंकि अब जैसे हमारे यहाँ कोई मंत्रालय होता है तो हम उस मंत्रालय पे मुकदमा, हम सरकार पे मुकदमा ठोकते हैं। तो यहाँ पे एक वो निगम टाइप से था तो उस पर मुकदमा किया जा सकता था। इस कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार था। तो ये बात पहले से कि भाई उन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक सुधार मेन उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई प्रशासन सुधरे जिससे कि दोबारा से क्रांति की घटनाएं ना हो। अगला एक्ट, तो अब चलिए भाई प्रशासन सुधर गया, लेकिन अब उनको एक बहुत बड़ी बात अकल में आई कि भाई देखो भारत की सत्ता भारतीयों के बिना भी नहीं चल सकती। भाई ये बात वो समझ गए थे, अंग्रेज बिल्कुल ये बात समझ गए थे, भाई भारत की सत्ता भारतीयों के बिना नहीं चलेगी, भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा। तो जब भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा तो भाई इसी वजह से आगे के एक्ट आए 1861 का, 1892 का, 1909 का। तो 1861 के अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने महसूस किया कि भारत पर शासन चलाने में भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो वो ये समझ गए कि भाई भारतीयों का सहयोग के बिना, देखो भाई अब उन्हें बिल्कुल अलग भी नहीं देख सकते, थोड़ा उनका सहयोग लो तो उनको भी लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, हमारा सहयोग से हमारी भी थोड़ी चलती है। तो इस सहयोग की नीति तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए थे। 1861 के अधिनियम में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसके तहत वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित। तो इसमें उन्होंने कुछ कहा कि वायसराय की जो परिषद होगी उसमें हम कुछ भारतीयों को शामिल कर लेंगे, लेकिन गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य नहीं। वो थोड़ा अकल उनने लगाई इसमें कि भैया सरकारी पद दे देंगे, कहीं ऐसा ना हो कुछ बदलाव करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने गैर सरकारी सदस्य रखे कि भैया गैर, बिल्कुल हाँ अलग, ठीक है तुम आ जाओ सदस्य बन जाओ आके, लेकिन तुम डिसीजन मेकर नहीं हो। हाँ मतलब एक तरीके से जैसे सलाहकार टाइप से,
गैर सरकारी, नो, बिल्कुल अलग से रहो। और उन्होंने क्या की भाई, तो इस वजह से उन्होंने 1861 में लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग जो पहले वायसराय बने, तो उन्होंने 3 भारतीयों को नामांकित किया। तो पहले कौन थे? बनारस के राजा थे, उस समय बनारस के राजा थे वो थे राजा सरदेव नारायण सिंह। पटियाला के महाराजा उस समय थे महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। तो बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, तो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने, 3 बड़े लोग चुने और उनको जो है अपनी परिषद में शामिल कर लिया। इस अधिनियम ने पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां दे दी गई। देखिए, हम 1773 का एक्ट है वहां से देखते चले आ रहे हैं कि जो मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी और आपकी मद्रास की प्रेसिडेंसी थी। तो इसमें कलकत्ता वाला बॉम्बे मद्रास दोनों को कंट्रोल कर रहा था बराबर। तो लेकिन अब उन्होंने कहा कि वापस नहीं, विकेंद्रीकरण, अभी केंद्रीकरण होता चला गया था, कलकत्ता ही वाला इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अब बॉम्बे मद्रास को वापस दे दो उनकी शक्तियाँ, कि वो विधायी जो शक्तियाँ, उनकी विधायी शक्तियाँ ही तो छीनी गई थी कि आप कानून नहीं बना सकते थे। जो बॉम्बे वाले प्रेसिडेंसी के लोग थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के लोग थे, कानून नहीं बना सकते थे। तो अब उन्होंने विकेंद्रीकरण किया और फिर से उनको उनकी विधायी शक्तियां दे दी। इस तरह से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई और इस नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो। ये ही सबसे बड़ी जो एक आज के फॉर्मेट में आज आप संविधान में जो चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ हर जो स्टेट है, जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, वो ऑटोनोमस है, माने स्वायत्त हैं। स्वायत्त हैं, और स्वायत्त का मतलब होता है कि वो अपना कानून चला सकते हैं। भाई हमारे यहाँ हर राज्य अपनी सरकार बना सकता है, अपने कानून लागू कर सकता है, अपने हिसाब से वैकेंसीज एम्प्लॉयमेंट दे सकता है लोगों को, ठीक है। बस कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, संविधान नहीं बना सकता, नागरिकता नहीं दे सकता। लेकिन ये स्वायत्तता की शुरुआत यहीं से हो गई थी कि जब उन्होंने कानून बनाने की भी शक्ति दे दी। स्वायत्तता तो तभी आएगी भाई जब कानून बनाने की शक्ति दी जाएगी भाई। अगर दूसरे का कानून मानना पड़े तो फिर काय बात की स्वायत्तता। तो स्वायत्तता तभी आई जब उन्होंने दी। तो 1937 तक जाते जाते धीरे धीरे, पूर्ण नहीं दी तो थोड़ी थोड़ी करके, और वो पूर्ण स्वायत्तता जो है वो पहुंच गई थी 1937 तक। हर जो राज्य था वो पूर्ण रूप से एक तरीके से स्वायत्त राज्य हो गया था, अपने में डिसीजन मेकर होने लगा था। इस अधिनियम के तहत 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कौन सा है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड WFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो आपका पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान उधर थोड़ा अफगानिस्तान वाला इलाका है, ये इलाका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहलाता था। और 1857 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। तो इनकी अलग अलग एक विधान परिषदें बना दी गई कि भाई आप अपना स्वायत्तता मेंटेन करें। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली को मान्यता प्राप्त। ये बहुत पूछी जाने वाली चीज़ है। जी हाँ, पोर्टफोलियो प्रणाली जो आज हम देखते हैं, विभाग होते हैं, ये विभागीय प्रणाली यहीं से आई। तो पोर्टफोलियो प्रणाली, ये इसका डिस्क्रिप्शन आपको बिल्कुल दिया हुआ है, सटीक डिस्क्रिप्शन कि पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी। पोर्टफोलियो प्रणाली के अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम उपदेश पारित करने का अधिकार था। बेसिकली आसान शब्दों में कि मतलब उस कोई भी, उन्होंने भाई वे जैसे परिषद थे उनके, तो उनको एक एक विभाग दे देते थे, भाई आप अपना विभाग चलाओ।
एक आदमी को एक से ज़्यादा भी दिया जा सकता था, और वो अपने विभाग के मामले में अंतिम उपदेश जो है वो दे सकता था, कि भाई अंतिम डिसीजन लेता था वही। इस कानून ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की मंजूरी के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। इस अध्यादेश की अवधि 6 माह होनी थी। तो उन्होंने ये भी प्रावधान दिया कि देखिए कि भाई वायसराय जो होता था वो काउंसिल की मंजूरी के बिना सहजे डिसीजन नहीं लेता था, लेकिन आपातकाल के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी के दौरान कोई भी प्रकार का अध्यादेश वायसराय जो है जारी कर सकता था, और लेकिन वो 6 महीने के लिए वैलिड था, 6 महीने के लिए लागू हो सकता था। इमरजेंसी एक तरीके से एकदम से इमरजेंसी कोई कानून ला सकता था बिना किसी की मंजूरी के। अब 1861 में तो ये बात हो गई। 1892 में क्या हुआ? 1892 का परिषद अधिनियम आया। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। जो अभी गैर सरकारी सदस्य थे वो 3 शुरू में लिए थे, उन्होंने अब थोड़े से और बढ़ा दिए, लेकिन अभी भी सरकारी सदस्यों की बहुमत रहा था। इतने नहीं किए थे उन्होंने कि गैर सरकारी ज़्यादा हो जाए और सरकारी कम हो जाए, उन्होंने गैर सरकारी कम ही रखे, लेकिन थोड़े से बढ़ाए। विधान परिषदों में के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था जो आया इसमें, कि जो बजट है, बजट पे बहस करने का जो है विधान परिषदों को जो है उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें एक वृद्धि की गई उनके कार्यभार की, बजट पर बहस करें और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया कि अगर कोई कार्यपालिका विधान परिषद से जो नियम बनाते हैं उनसे कार्यपालिका अगर लागू करने वाले कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उनको वो उत्तर देने पड़ेंगे, अधिकृत किया गया था। इस अधिनियम ने वायसराय को केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की शक्ति दी थी। तो वायसराय को ये शक्ति दी गई कि केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया था, उसमें गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकता था। इस अधिनियम में प्रांतीय गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, विश्वविद्यालय, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई। तो उन्होंने एक शक्ति और दी कि जो जैसे केंद्र विधान परिषद तो सेंटर पे थी जहां वायसराय बैठता था, और अलग अलग राज्यों में विधान परिषदें वाली केंद्र वाली विधान परिषद तो अलग थी, फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान परिषदें थीं। ठीक है, तो ये विधान जो परिषदें होती थी इसमें भी तो गैर सरकारी सदस्य होते थे। तो इन गैर सरकारी सदस्यों को कौन नामांकित करेगा, मतलब किस तरीके से गैर सरकारी सदस्य आने चाहिए इनमें, इसमें तो आ गए थे। तो इनमें आने के लिए क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई ये भी किसी के सलाह मशवरा से आते थे। तो किन के सलाह मशवरा से आते थे? जो जिला परिषद होते थे, नगर पालिका होती थी, व्यापार संघ होते थे, विश्वविद्यालय होते थे, जमींदार होते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते थे। इनकी सिफारिशों पर प्रांतीय विधान परिषद में इनमें गैर सरकारी जो है सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। अगला, इस अधिनियम में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। हालांकि चुनाव जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया, पर इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। देखिए, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये लोग चुन के आएंगे, उन्होंने ऐसा कहा कि चुन के आएंगे, लेकिन चुनाव वाला ये शब्द नहीं यूज़ किया। मतलब एक तरीके से ये भी चुनाव था कि भाई 2-3 लोग प्रतिनिधि हो गए, उन्होंने भाई कह दिया कि भाई किस किस का नामांकन। तो एक्चुअली में उन्होंने यहाँ पे वर्ड जो यूज़ करना चाहिए वो था नॉमिनेशन, ठीक है, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज़ किया था इलेक्ट, कि वो इलेक्ट होके आएंगे। तो नॉमिनेट होता है कि भाई किसी ने जैसे कह दिया भाई इनको रख लो, तो ये नॉमिनेशन हो गया। इलेक्ट होता है कि भाई इन्होंने कहा भाई हाँ नहीं चुन के आएगा, लोग सब वोट देंगे। तो
था तो ये एक तरीके का चुनाव ही, लेकिन वो पूर्ण रूप से चुनाव नहीं आप कह सकते उसको। अगला आता है 1909। तो दोस्तों यहां से 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, जी हाँ दोस्तों, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ये 3 एक्ट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आप एक बहुत अच्छे से, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एक्ट से बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, वन लाइनर्स में भी पूछी जाती है, पीसीएस में भी पूछी जाती है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इन एक्ट से सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये एक्ट बहुत ज़्यादा बेस है हमारे संविधान के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1909 का जो एक्ट आया, इसमें क्या था, पहली बात कि इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय भारत के सचिव जो थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे और भारत के वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो मॉर्ले मिंटो, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, ये एक बड़ा इसमें चेंज आया कि 16 सदस्यों की परिषद थी वो और बिल्कुल सीधे बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ा के उन्होंने 60 कर दी। वहीं प्रांतीय परिषदों की भी संख्या बढ़ाएगी, लेकिन वो एक समान नहीं थी, किसी में ज़्यादा थी किसी में कम थी। इस अधिनियम में पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार जो है किसी भारतीय को कार्यकारी वायसराय की कार्यकारी परिषद में चुना गया। जी हाँ, अभी तक उन्होंने कार्यकारी परिषद में किसी को नहीं चुना था। हाँ, जो मतलब जो लागू करने वाले नियम होते, सीधा उनका जो है कंट्रोल होता है कंट्री पे, उनके लिए वो भारतीय अभी नहीं लेके आए थे। तो पहली बार कार्यकारी परिषद में जो है पहली बार किसी व्यक्ति को चुना गया, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लेके आए थे और ये विधि सदस्य, ठीक है, लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं आप, उनके रूप में इनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में चुना गया। और सबसे बड़ा पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट इस एक्ट का सांप्रदायिकता। जी हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट था ये कि इस अधिनियम में अंग्रेजों की जो फूट डाल और राज करो नीति थी वो बिल्कुल सामने उभर के आ गई थी। उन्होंने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को, जो मुस्लिम नेता हैं उनको मुस्लिम लोग चुने। तो एक तरीके से भारत में विभाजन, एक तरीके से भारत में भारतीयों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा करने का एक सबसे बड़ा उनका जो प्रयास था, उसको वो वैधानिक बना दिया था उन्होंने इस एक्ट में। इस प्रकार के अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, अब ये वैधानिक हो गया। और लॉर्ड मिंटो, इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया था। तो ये सबसे बड़ा इस पॉइंट है। 1909 का एक्ट जरूर याद रखिएगा, सांप्रदायिकता के लिए जाना गया एक्ट है। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालय जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो उन्होंने ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने सब पूर्ण रूप से बांटा। भारतीय जो समाज है उसको वो इतना बांटते चले गए थे कि सबके मन में बैर उत्पन्न कर दिया था एक दूसरे से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों को अलग प्रतिनिधित्व, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को, विश्वविद्यालयों को, जमींदारों को एक अलग अलग प्रतिनिधित्व सबको दे दिए। उसके बाद आता है 1919 का एक्ट। जी हाँ, 1919 का बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट। अगला एक्ट, इस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत के सचिव कौन थे? लॉर्ड मॉन्टेगू। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड
सुधार। ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को घोषित किया कि वे भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो अंग्रेज अपना कह रहे थे भाई देखिए हम एक बड़ी उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते, एक अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं और आप लोग ज़रा समर्थन कीजिए। इस तरीके से वो इसी तरीके से पोटा करते थे भारतीयों को। इस घोषणा के क्रमिक रूप में यह अधिनियम पारित हुआ और 1921 में लागू हुआ। तो ये अधिनियम जो है वो 17 को घोषणा हुई थी, 1919 में यह अधिनियम आया और 1921 में इस अधिनियम को लागू किया गया। तो इसमें क्या सबसे बड़ी थी बात? सबसे बड़ी बात हुई थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर दोनों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया। जी हाँ, देखिए यहाँ से भारतीय संविधान की वो प्रति आती है जो हमारे यहाँ सूची हैं 3। आपने अगर विधान आप आगे भी पढ़ेंगे आके, और अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं। जी हाँ, 3 सूचियाँ हैं। एक आपकी केंद्र सूची है, ठीक है, केंद्र सूची है, एक आपकी राज्य सूची है और एक आपकी समवर्ती सूची है। जी हाँ, तो ये केंद्र सूची वो होती है जिसमें केंद्र सारे डिसीजन लेता है। राज्य सूची होती है जिन मुद्दों पर राज्य डिसीजन लेता है। समवर्ती सूची होती है जिन पे दोनों डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके का प्रावधान यहीं से दिखना शुरू हो गया था। तो उन्होंने केंद्र और प्रांतीय के विषयों को पहले तो अलग किया कि केंद्र ये मुद्दे देखेगा और प्रांत ये देखेगा, ठीक है। तो सेंटर, जो सेंटर होता है, ठीक है, तो सेंटर और उन्होंने जो स्टेट है उसके 2 मुद्दे अलग कर दिए और स्टेट को, फिर स्टेट के मुद्दों को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा। सेंटर के मुद्दे तो अलग हो गए, अब उन्होंने स्टेट के मुद्दे को 2 पार्ट में बांटा। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया, ठीक है, 2 भागों में विभक्त किया गया। और ये 2 भाग क्या थे? ये जो 2 भाग थे, तो हम यहाँ कर लेते सेंटर और स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के 2 भाग कर दिए गए। तो स्टेट के 2 भाग क्या हो गए थे कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय। जी हाँ, हस्तांतरित और आरक्षित। तो हस्तांतरित वो विषय थे जिसपे प्रांतीय गवर्नर अपनी विधान परिषद, जी हाँ, विधान परिषद की सहायता से फैसले लेता था। और आरक्षित वो थे जिसपे गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की, ठीक है, तो हस्तांतरित हो गए, ठीक है, और आरक्षित हो गए। ठीक है, तो 2 तरीके के विषय बांटे, सेंटर के अलग हो गए, स्टेट के उन्होंने फर्दर बांटे 2 पार्ट में। तो हस्तांतरित विषय पे प्रांतीय गवर्नर अपनी विधान परिषद के हिसाब से डिसीजन लेता था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर जो है अपनी कार्यकारी परिषद के हिसाब से डिसीजन लेता था। तो इस दोहरी, जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत पूछा जाता है कि डायरकी, जी हाँ, डायरकी द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम में आई थी? तो दोहरी विषय वाली इस व्यवस्था को डायरकी कहा गया। इसी व्यवस्था को जो है उन्होंने डायरकी कहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें डायरकी इंट्रोड्यूस भारत में की गई। इस अधिनियम में प्रथम बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। जी हाँ, आज हम द्विसदन देखते हैं अपने यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके अंतर्गत एक राज्यसभा बनाएगी जिसमें 60 सदस्य होने थे, लोकसभा बनाएगी जिसमें 145 सदस्य होने थे, जिसमें सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाना था, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किए जाने थे और 2 सदन बना दिए गए। तो दोहरी द्विसदन व्यवस्था यहाँ से प्रारंभ हुई। वायसराय की काउंसिल में, जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायसराय की काउंसिल में अभी तक 6 सदस्य जो होते थे उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर, जी हाँ, कमांडर इन चीफ और 2 सदस्य और ब्रिटिश होने थे, ठीक है। तो 6 सदस्य है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो पहले जो ये 3 हैं इसमें से 1 कमांडर इन चीफ हो गया, ठीक है, और उसके 2 ये ब्रिटिश हो गए। बाकी ये जो 3 हैं ये इंडियन हो सकते थे। उन्होंने कह दिया कि अब ये 3 इंडियन है।
इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को बढ़ाते हुए सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ठीक है, अब ये देख लीजिए भाई, पिछले एक्ट में 1909 में उन्होंने मुस्लिमों और भारतीयों के, हिंदुओं के मध्य जो एक भेद डाला था वो उन्होंने और बढ़ाया। अब उन्होंने और बढ़ाते हुए उन्होंने और बढ़ाते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन उन्होंने अलग अलग कर दिया। भाई सिखों को सिख चुनेंगे, भारतीय ईसाइयों को भारतीय ईसाई चुनेंगे, आंग्ल भारतीयों को आंग्ल भारतीय चुनेंगे, यूरोपियों को यूरोपीय चुनेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से वो सांप्रदायिकता इतनी फैलाते जा रहे थे, वो कहते थे कि मतलब जाते जाते वो भारत को तोड़ के गए। संपत्ति कर व शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों, तो अभी हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन बनाए गए थे, तो उसमें जो चुनाव होने थे तो वो चुनाव किस प्रकार से होने थे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर लोगों को चुनाव देने का अधिकार दिया गया। ये संपत्ति देख के, अच्छी संपत्ति हो, कर अच्छे से देते हों, शिक्षा अच्छी पाई हो, ऐसे ही लोग चुनाव में भाग ले सकते थे। अगला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का वो ये था कि इसमें यूपीएससी का गठन किया गया। जी हाँ, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। राज्यों में बजट को केंद्र से अलग किया गया और राज्यों को अपना बजट बनाने की सुनवाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्वायत्तता का एक और जो है पॉइंट बढ़ गया स्वायत्तता राज्यों में, कि राज्य अब अपने बजट अलग कर सकते हैं। अभी तक केंद्र का ही बजट बनता था और उसी पे चर्चा होती थी। अब उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य का, केंद्र का बजट तो केंद्र बनाएगा, उस पर चर्चा अलग होगी, राज्य का बजट राज्य बनाएंगे, अपना बजट अलग बनाओ। इस अधिनियम में लंदन में एक भारत के उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया और भारत के सचिव के कुछ कार्यों को उच्चायुक्तों को स्थानांतरित किया है। तो एक और पद, अभी तक भारत का सचिव होता था, अब उन्होंने एक पद और बना दिया जिसका नाम रखा उन्होंने भारत का उच्चायुक्त। तो वो जो है उसको कुछ काम उन्होंने भारत के सचिव के दे दिए। भाई एक आदमी कब तक काम करेगा, उन्होंने कहा कि भारत के उच्चायुक्त का एक अलग पद बना के भारत के सचिव के कुछ काम जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। इसके साथ एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इसी एक्ट के, जो उन्होंने जो 1919 में जो ये एक्ट पे जो वो लाए, जो प्रावधान लाए हैं, इस प्रावधानों पे एक वैधानिक आयोग जो है गठित होगा। वो 10 साल में इस एक्ट के द्वारा लाए गए नियमों पे रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर वो सबमिट करेगा रिपोर्ट। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। वो आयोग ने क्या रिपोर्ट सबमिट करी। वो आयोग कौन सा था? जी हाँ, वो आयोग था साइमन आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा, साइमन आयोग था। तो साइमन आयोग तो ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में जो है, मतलब जो निर्धारित समय था उससे 10 वर्ष पहले, ठीक है, 1919 में बना था, 1919 का एक्ट था, तो टेक्निकली 1929 में बनना चाहिए था, लेकिन 1927 में बीच ही में उनने 2 साल पहले ही उनने एक जो है आयोग बना दिया। और इस आयोग में कई हेड जो थे वो कौन थे? सर जॉन साइमन। जी हाँ, सर जॉन साइमन जो है इसके हेड थे। और एक ये 7 सदस्य, इसमें 7 लोग थे इस आयोग में, और इस आयोग के सभी सदस्य, तो इसका विरोध बहुत हुआ भारत में। जब ये आयोग जो है भारत आया तो इसका विरोध बहुत हुआ, और क्योंकि इसका विरोध इसीलिए हो रहा था कि भाई इसके सारे जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है, तो इसको सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों के विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की सिफारिश की। तो ये उसने जो है 1927 में ये आयोग गठित हुआ और 3 साल बाद उसने रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही है भारत में, राज्यों में सरकारों का विस्तार चल रहा है, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना चल रही है, सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखने की सिफारिश चल रही है, सब चलते रहनी चाहिए।
अगला, आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया। जी हाँ दोस्तों, 3 गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ी होंगी। तो 3 गोल में सम्मेलन हुए इंग्लैंड में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी सम्मिलित हुई और उस पर चर्चाएं हुई, विचार विमर्श हुए इस आयोग की रिपोर्ट पे। तो इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। तो उन्होंने इसी चर्चा पे इन्हीं को एक पत्र बना के पूरा अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट को ब्रिटिश संसद की एक समिति के सामने रखा। इस समिति की सिफारिशों को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। अगला एक्ट जो आने वाला था उसमें उनकी सिफारिशों को शामिल किया गया था। तो 1909-1919 का एक्ट हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो कह सकते हैं आप, अच्छा उससे पहले हम एक सांप्रदायिक अवार्ड और देख लेते हैं। एक छोटी चीज़ है, ये क्या था सांप्रदायिक अवार्ड। तो यहाँ बस ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से लिखा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, जो कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए था, इस योजना में विस्तार करते हुए दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की घोषणा की। जी हाँ, आपने पूना समझौता के बारे में सुना होगा। तो पूना समझौता जो हुआ था वो मतलब वहाँ तक बात कैसे पहुँची थी, वो बात ऐसी पहुँची थी। सिंपल सी कहानी है कि 1932 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने कहा कि जो दलित हैं उनको अलग से प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तो इसी चीज़ को उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड कहा है, समझ रहे हैं आप। तो इसी चीज़ को उन्होंने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा है। तो ये बात से गांधी जी बड़ा व्यथित हो गए थे, उन्होंने अनशन कर दिया था। उसके बाद BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य में ये बात हुई कि एक निर्वाचन रहेगा, लेकिन दलितों को एक तरीके से अलग से एक कोटा, ठीक है, तो एक आरक्षण दिया जाएगा। इस बात पे तय हुआ था पूना समझौता। तो इस योजना को कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस योजना से गांधी जी बहुत व्यथित हो गए, तो पुणे जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और अंततः गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य हुआ पूना समझौता से तय हुआ कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था रहेगी और दलितों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएं। तो यही एक कम्युनल अवार्ड है, ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट 1935 का एक्ट। तो समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए, 1935 का एक्ट था। तो ये सबसे बड़ा एक्ट था और भारतीय संविधान की नींव है। ये समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल नींव है। हमारा आधे ज़्यादा संविधान इसी बेस्ड है। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत और लंबा दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। जी हाँ, इसमें भारतीय संघ की स्थापना की गई। जी हाँ, उन्होंने एक भारतीय संघ की स्थापना की थी, जिसमें राज्यों और रियासतों की को एक इकाई माना गया। उन्होंने कहा कि सब लोग जो राज्य हैं, तो उस समय भारत में कई तो राज्य थे, ठीक है, और छोटे छोटे जो है ये रियासतें थीं। तो उन्होंने सबको मिला के कहा कि भारतीय संघ बनाया जाए। इस अधिनियम में 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों को शक्तियां बंटवाई। तो देखिए, वहाँ अनुसूची हमने पिछले एक्ट में देखी थी कि उन्होंने अनुसूची बना के जो विषय बांटे थे। तो विषय को बांटने का यहाँ तरीका बिल्कुल स्पष्ट हो गया, और यही तरीका आज हमारे यहाँ चलता भी है कि उन्होंने 3 सूचियाँ बांटी। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची इसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची इसमें 36 विषय थे, ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो बकाया बच गई थी वो वायसराय को दे दी गई थी, ठीक है। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये संघीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम नहीं शामिल होंगे, तो फिर भाई वो कभी जो है अस्तित्व में आ ही नहीं पाई। अगला था प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जी हाँ, प्रांतों में जो ये अभी तक ये द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ करते हुए राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीका से शासन करने का अधिकार दिया गया।
तो ये द्वैध शासन व्यवस्था चलती थी उनकी, जो विषयों पे अलग अलग डिसीजन लिया करते थे, वो सब खत्म कर दिया गया। उनसे कहा गया भाई आप अपने दायरे में रह के आप अपने तरीके से शासन करें। अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें राज्य के गवर्नर को विधान परिषद के मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। 1937 में शुरू हुई व्यवस्था 1939 में समाप्त कर दी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर होगा, जो राज्य का गवर्नर होगा, जैसे आज भी होते हैं राज्य के गवर्नर, तो राज्य का गवर्नर जो है वो सीएम की सलाह पे, मतलब बेसिकली चलती तो सीएम की ही है, लेकिन भाई नाम जैसे भारत में भाई पीएम जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री सब कुछ करता है, लेकिन प्रधानमंत्री करता किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति ही मुखिया है देश का। उसी प्रकार से गवर्नर जो था उस टाइम पे भी उसको विधान परिषद के मंत्रियों की सलाह मानने को आवश्यक कर दिया गया था, लेकिन वो वही बात है, वो 2 साल ही चल पाई ये व्यवस्था और 1939 में उसको ख़त्म कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। जी हाँ, केंद्र में उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली के संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा गया, पर यह प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ। उन्होंने भी कोशिश की कि एक द्वैध शासन प्रणाली शुरू की जाए, वही हस्तांतरित और आरक्षित वाली केंद्र में, लेकिन वो वहाँ चली ही नहीं, उसको कभी लागू किया ही नहीं गया। अगला क्या हुआ कि 11 राज्य जो उस टाइम पे थे, उसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, 2 सदन वाली, मतलब विधानसभा विधान परिषद जो आज चलता है, ऐसी व्यवस्था लागू की जानी थी। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत माने यूपी, ठीक है, और द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा का निर्माण किया है, ठीक है। तो इनमें जो है उन्होंने 2 सदन वाला सिस्टम बनाया। वैसे भारत में अभी जो है ज़्यादा 6 राज्य जो है उनमें सिर्फ 2 सदन है, ठीक है, बाकी सारे राज्यों में एक ही सदन विधानसभा ही होती है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। मताधिकार का विस्तार करते हुए जनसंख्या को लगभग 10% लोगों को मत का अधिकार दिया गया। जी हाँ, तो जनसंख्या का जितना था उसका 10% उन्होंने कहा उनको हम मत देने का अधिकार देते हैं। ये इस का और सबसे बड़ा पॉइंट था कि देश में आरबीआई का निर्माण किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण करने के लिए 1935 के एक्ट में। संघीय लोक सेवा आयोग की तो एक फेडरल सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया। संघीय लोक सेवा और प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। 2 से 2 अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। तो एक फेडरल भी बनाया गया था, उन्होंने राज्यों के लिए अलग अलग बना दिए थे। उन्होंने अगर 2 राज्य एक साथ कराना चाहें तो उसके लिए संयुक्त वाला भी बना दिया गया था, ठीक है। तो ये 2 राज्य मिलके आपस में करा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी कि एक फेडरल कोर्ट भी होगा भारत में, ठीक है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जी हाँ, अब वक्त आ गया था आज़ादी का। तो आज़ादी की बहुत बड़ी बात ये थी, देखिए आज़ादी भाई हमने लड़के पाई, आज़ादी बहुत बलिदानों के योगदान से आई, सबके प्रयासों से आई, सबके मिल के प्रयासों से आई। लेकिन आज़ादी का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि 1945 में हुआ विश्व युद्ध जो ख़त्म हुआ, उसमें अंग्रेज़ों की कमर टूट चुकी थी। अब वो इतनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं रह गई थी कि वो हैंडल कर सके भारत को। ये भी एक बहुत बड़ी प्रमुख वजह थी कि अब वो भारत को जल्दी से आज़ाद कर देना चाहते थे। भैया छुट्टी उपाय, हटाओ, कलेश कटा हुआ है, हटाओ इसको। तो इस अधिनियम के समय, तो जब ये अधिनियम पारित हुआ कि 47 में भारतीय स्वतंत्रता ये डिसाइड की गई कि भाई भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, तो उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली थे। तो 20 फरवरी, जी हाँ 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटेन शासन समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कह दिया भाई 30 जून को हम समाप्त कर देंगे।
इस घोषणा का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भारत का विभाजन कर दिया जाए, ठीक है। वो अलग से पाकिस्तान की मांग लेके बैठे हुए थे मोहम्मद अली जिन्ना। 3 जून को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जाते जाते गले में फांस गए थे हमारी, समझ रहे हैं आप। वो जाते जाते मतलब जो अभी तक उन्होंने सांप्रदायिक माहौल बनाया, वो सब जो बंटवारा हमारे मन में कर गए, जाते जाते वो हमारे मतलब जैसे कहते हैं ना गले में फांस गए थे फांस। वो ये कह गए कि भाई देखो जो 1946 में जो संविधान गठित हो रहा है वो सभी क्षेत्रों पे लागू नहीं होगा, और जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उन चाहे तो न स्वीकार करे। ये भी बात बहुत गलत थी। भैया तुम तो चले जाओगे, हम सबको समेटते फिरें। 3 जून 1947 को, जी हाँ 3 जून, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के जो अंतिम वायसराय थे, उन्होंने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। जी हाँ, माउंटबेटन योजना कहा गया था। इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए गए, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। पाकिस्तान भारत के 2 तरफ बना। जिस तरफ आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया, और जिस तरफ आज बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। वायसराय का और ब्रिटिश संसद में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। तो वायसराय का और ब्रिटिश संसद में जो भारत के सचिव का पद था, तो अब भाई देखिए अब तो सब खत्म होना था, तो सब खत्म किया गया। तो भाई जो वायसराय का पद था, ब्रिटिश सचिव, अब उसका कोई काम तो है नहीं, तो वो सब खत्म कर दिया। तो ये याद रखना, देखिए इस अधिनियम को याद रखना इतना सरल है कि भाई अब इसमें सब खत्म है, ठीक है ना। तो उन्होंने सब खत्म किया, डिवाइड कर दिया भारत पाकिस्तान को और सब खत्म करते चले गए। तो वायसराय का पद भी अब कोई यूज का नहीं था, खत्म कर दिया। भारत सचिव का पद कोई यूज का नहीं था, खत्म कर दिया। और क्या किया, तो ये दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। तो भाई बस जाते जाते बोले कि भाई अब देखिए भाई आप अपना संविधान लागू करेंगे तो तब तक एक गवर्नर जनरल का पद बना लो। भाई कोई एक आदमी तो होना चाहिए ऊपर, जब तक संविधान बनाओगे, राष्ट्रपति चुनोगे, तब तक भाई टाइम तो लगेगा। तो तब तक एक गवर्नर जनरल बना लो जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। तो भाई हम ऐसा करते हैं कि हम तो जा रहे हैं, हमें गवर्नर जनरल रखे जा रहे हैं, आप जो चुनो, जिसको आप चुनना चाहते हो उसको चुनो, हम नियुक्त कर देते हैं, और वो जब तक आप चाहोगे तब तक वो आपको देख रेख करेगा। तो वही बात थी, भैया आप हम इतनी जल्दी किस आदमी को लाते, तो हमने कहा भैया जो लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं से कहा गया ऐसा करो आप ही बन जाओ, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही आज़ाद भारत और पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने, ठीक है। और इसके बाद सी राजगोपालाचारी बन गए, ठीक है। थोड़े दिन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन रहे, उसके बाद राजगोपालाचारी रहे, और राजगोपालाचारी जो है वो 1950 तक रहे, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमने सीधे सीधे अपना राष्ट्रपति चुन लिया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति और आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर समाप्ति की घोषणा, वही ये सब समाप्त कर रहे थे। तो उन्होंने कह दिया भाई देखो अभी तक हमारी जो रियासतों के साथ जो वो थी संबंध थे, उन पे जो कंट्रोल था हमारा, वो तो खत्म हो, अब तुम समझो अपना। जो आदिवासी क्षेत्रों के साथ हमने समझौते कर रहे थे वो भी भाई खत्म, ठीक है। ये तो चलो ठीक है खत्म कर गए, लेकिन अगली बात वो हमें फांस गए। यही सबसे बड़ी फांस थी हमारे लिए कि इस अधिनियम में भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत या चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं। अब भाई इसमें बड़ी समस्या फंस गई। वो हैदराबाद जैसा स्टेट जो था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, अजमेर जैसे स्टेट पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाती, भैया भारत के बीचों बीच पाकिस्तान खड़ा हो जाता, हैदराबाद अगर चला जाता, ठीक है। तो ये बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई।
कि वो कह गए कि भैया जो जिसको मन चाहे वो कर लो, अगर चाहो तो आज़ाद भी रह सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ये भी पॉइंट कह गए कि अगर आज़ाद रहना चाहते हो तो आज़ाद रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लिए वो बड़ी समस्या वाली बात हो गई, ठीक है। तो वो बात अलग है कि बाद में वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से जो है वो भारत जो है एक संपूर्ण अखंड राष्ट्र बन पाया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात थी जो इस अधिनियम में जो एक खामी जो हमारे लिए करके गए थे। ब्रिटेन के राजा के शाही उपाधि से भारत के सम्राट का शब्द समाप्त कर दिया। तो भाई अब जो भारत के पे अधिकारी नहीं रहा तो भारत के सम्राट का है बात की। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अभी तक लागू हुए जितने भी ब्रिटिश अधिनियम हैं उन्हें नए बने राष्ट्र मान भी सकते हैं, जारी भी रख सकते हैं और नकार भी सकते हैं। तो अभी तक 1973 से जितने भी एक्ट चले आ रहे थे इनको मान सकते हो, चाहो तो रख लो, नहीं करना है हटा दो, जो तुम्हारे मन में है सो करो। अब तो तुम फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं। 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नवनिर्मित राष्ट्र भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं और इस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ। तो ये भारतीय संविधान का एक पृष्ठभूमि है जिसको हम देखते हैं। और इसके बाद हमारा सबसे बड़ा प्रयास शुरू हुआ था, भारत के संविधान के निर्माण का प्रयास, ठीक है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी प्रारूप समिति थी उसने वो कर दिखाया। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। तो अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए जो है संविधान का निर्माण। जी हाँ, हमें इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगला चैप्टर 2, ठीक है। आप हमारे वीडियो को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।